Hello everyone, welcomes to all of you on my YouTube channel Manjeet Science Classes. So now we will discuss about octahedral complexes on the basis of the valence bond theory. So ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स है octahedral complexes के अंदर COF63 नेगेटिव. सो बेसिकली स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अब जो लास्ट की वीडियो है अगर आपने वो देखी होगी देन आपको पता होगा. सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है. सो यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और 27 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट की वो होती है 3d7 4s2. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना. नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं कोबाल्ट का. सो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है -1. सो हमारा जो कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल टू +3. मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोबाल्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो कोबाल्ट आयन, या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया. 2 इलेक्ट्रॉन हमारे s ऑर्बिटल से गए और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से गया. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d6 4s0. सो नेक्स्ट अगर हम राइट करें जैसे हमने लास्ट केसेस के अंदर किया है कोबाल्ट एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है और एक 4p ऑर्बिटल होता है. 3d ऑर्बिटल टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d के अंदर, 4s के अंदर 1 होता है और p के अंदर 3 होते हैं. अब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p हमारा खाली है. देन कोबाल्ट आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या है, कोबाल्ट के d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है. 4s हमारा 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. 4p भी हमारा खाली है. क्लियर. देन हम करवाते हैं CO3 पॉजिटिव एक्साइटेड स्टेट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, और यही एक मेन जो स्टेप है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन का ही, और देन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. अब हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे या आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे. अब यहाँ पे जो हमारा जो कंपाउंड था एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि जो कोबाल्ट है इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. मीन्स हमारा जो COF63 नेगेटिव है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पुलिंग ने हमें क्या बताया, पुलिंग ने हमें बताया कि जो हमारा फ्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कोबाल्ट के साथ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है. और उस टाइम पे जब इसने ये सजेशन हमें दिया, उसने स्ट्रक्चर दी हमें, स्ट्रक्चर देने के बाद वो बोल रहा है कि जो फ्लोरीन है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. बट इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन. यहाँ पे पुलिन ने हमें बोला कि नहीं, आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. सो इसके बाद एक अलग कंपाउंड था हमारे पास. अगर हम कोबाल्ट के साथ F6 को लें तो उसने बोल दिया कि हाँ आयनिक कंपाउंड बनेगा. आयनिक कंपाउंड की वजह से यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं. क्लियर. और जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. वहाँ पे उस टाइम पे पोलिंग ने सबको सेटिस्फाई कर दिया. बट इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो अदर एग्जाम्पल्स के ऊपर उसको ट्राई करके देखते हैं. देन एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें COH2O3F3 मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ले लिया, 6 फ्लोरीन थे, 6 फ्लोरीन की जगह पे 3 फ्लोरीन लिए और 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए. और यहाँ पे जब देखा गया कि जो कोबाल्ट और H2O, क्योंकि H2O भी तो एक लिगेंड है, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड देखा गया तो वो तो आयनिक नहीं है बट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है. तो यहाँ पे जो पुलिंग थे वो एक्सप्लेन करने में एबल नहीं थे कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगेन एक साइंटिस्ट थे
जो बात पुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेंस ने 1937 में हमें ये बताया कि जो मेटल है वो दोनों टाइप के जो अपने ऑर्बिटल्स हैं उनको यूज अप कर सकता है बॉन्डिंग के अंदर। वो अपनी n-1d ऑर्बिटल को भी यूज़ कर सकता है बॉन्डिंग में और अपने nd ऑर्बिटल को भी यूज़ कर सकता है बॉन्डिंग में। क्लियर। सो यहाँ पे इस केस में जो मेटल है वो अपने 4d ऑर्बिटल को यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्लियर। ये हमें किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था 1937 में। पुली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहे थे। क्लियर। और यही इनकी एक लिमिटेशन बनी। सो यहाँ पे जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। वो एज इट इज़ क्यों रहे इसका भी रीज़न मैं आगे दूंगी आपको। ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ पड़े हैं, ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल और ये हमारे पास 4d ऑर्बिटल। ये हमारा 4d ऑर्बिटल है। क्लियर। सो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2 sp3d2 और हाइब्रिडेशन हमारी sp3d2 की वजह से जो ज्योमेट्री बनी वो कौन सी बनी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 ऑर्बिटल हैं, 2 3 2 5 और एक 6 ऑर्बिटल हैं। और नेक्स्ट जो हमारे फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने पेयरअप किया मेटल के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, और हमें COF6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दी। तो यहाँ पे जो मेटल के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं इनके साथ फ्लोरीन बॉन्डिंग करेगा फिर, और जो कॉम्प्लेक्स है COF6 नेगेटिव फॉर्म होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है COF6 नेगेटिव कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर दिखाई है। ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? CO को बीच में लेंगे, देन 6 जो लिगेंड है उनको हम कॉर्नर्स के ऊपर लेंगे अलोंग द एक्सिस। क्लियर। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइब्रिडाइजेशन को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स एंड आउटर कॉम्प्लेक्स। तो ये हाइगेंस की जो ये थ्योरी थी जिसने हमें ये बताया कि आउटर ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बेस पे ही हमें ये चीज़ पता लगी थी कि अगर आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रही हैं, अब यहाँ पे 4d ऑर्बिटल यूज़ हुआ मींस nd ऑर्बिटल यूज़ हुआ, यहाँ पे भी 4p था, ये भी 4s था, 4s 4p 4d, मतलब ns np nd n ऑर्बिटल यूज़ हुआ, d है जो वो nd ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। तो आउटर ऑर्बिटल यूज़ होने की वजह से इनको हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर। और अगर इनर ऑर्बिटल यूज होंगे तो उसको हम n-1d ऑर्बिटल बोलेंगे और उनको हम इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल हैं और आउटर ऑर्बिटल हैं उनको हम लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कंपाउंड्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं और आउटर ऑर्बिटल को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों होता है? जो इनर ऑर्बिटल हैं ये कब बनते हैं? जब बॉन्डिंग एनर्जी या फिर मैं ये बोलूँगी पेयरिंग एनर्जी कम होती है। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको फोर्स अप किया जाता है, इनके ऊपर ना फोर्स लगाया जाता है कि ये पेयरअप हो जाएं। अगर इनको कम एनर्जी चाहिए पेयरअप होने के लिए तो ये पेयरअप हो जाते हैं। और पेयरअप होने के बाद अगर जैसे इसके अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाते हैं 1 2 3 4, हम एज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो गई, यहाँ पे ऐसे चले गए, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 6 के 6 पेयरअप हो गए। अब यहाँ पे देखो जो स्पिन है 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर की साइड है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर की साइड ऐसे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे की साइड ऐसे हैं। तो ये अपोजिट एंटी स्पिन शो कर रहे हैं, तो ये कट हो जाएंगे। मेन स्पिन तो हमारे पास एक में भी नहीं आई ना, 3 ही ऊपर की साइड थे, 3 ही नीचे की साइड थे, तो कैंसिल हो जाएंगे। बट अगर स्पिन कम है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो
इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हैं तो उसको बोलेंगे हम लो स्पिन, किस एक साइड स्पिन कम है इलेक्ट्रॉन्स की। बट अगर जैसे अभी इसमें पहले था हमारे पास चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, अब आउटर ऑर्बिटल कब बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बने, जब बाहर वाले बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं। बाहर वाले क्यों यूज हुए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हुए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनके लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनको फोर्स अप करके पेयरिंग करवाना पॉसिबल नहीं था, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी। सो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप नहीं हुए, और अगर ये पेयर अप नहीं होंगे तो ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे, ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर वाले ऑर्बिटल को यूज करना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऊपर की साइड है और 1 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो नीचे की साइड है। अब ज़्यादा स्पिन एक साइड है 5, अगर मैं एक को कैंसिल भी करूँ कि एक अपर स्पिन से लोअर स्पिन कैंसिल हो गया तो मेरे पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिनकी स्पिन एक साइड है। क्लियर। तो हाई स्पिन इसीलिए इसको बोला गया कि इसके अंदर ज़्यादा स्पिन एक साइड होती है, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो, एक साइड में ज़्यादा स्पिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। आई होप आपको समझ आया हो हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कब बनते हैं। सो ये थे हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे ज्योमेट्री बनती है, कैसे वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कैसे वो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन करते हैं, और कैसे इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।